अपने ही फैसले का उल्लंघन करते हैं। ये देखिए, अतर परवेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें वो हिरासत में थे, जो भी वहां आरोपी थे, 2 साल और 4 महीने बेल मिली यूएपीए में, बेल मिली। फिर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, शोमा कांति सेन वर्सेस स्टेट 2024 6 SCC 591। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, 6 साल रहा वो अंदर, बेल मिली। फिर बसीरतुल ऐन वर्सेस NIA, ये जम्मू कश्मीर का फैसला है, 18 सेक्शन 18 and 19 ऑफ द UAPA, बेल मिली। फिर इंदिरा मोहन बोरा वर्सेस NIA 4 साल 7 महीने UAPA, बेल मिली। फिर चंदीप सिंह वर्सेस NIA 2023 ऑनलाइन पंजाब एंड हरियाणा, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट और UAPA, बेल मिली। फिर जहीर हक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 8 साल अंदर थे वो, उनको बेल मिली। फिर ये 2 उदाहरण छोड़ दीजिए, आगे आइए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नजीब 5 साल, बेल मिली। और एंजेला हरीश सोनताके वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट का 2021 3 SCC 723, बेल मिली 5 साल में। तो ये तो उदाहरण हो गए आपके सामने जहां बेल मिलती है। और इन मैटर्स में कई बार चार्जेस भी फ्रेम हो गए, इस केस में तो चार्जेस भी नहीं फ्रेम हुए, अभी तो उसी पर बहस चल रही है। और जज साहब कहते हैं कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यही जज साहब कहते हैं ना कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के लिए भी अच्छा है, स्टेट जो प्रोसिक्यूट कर रही है, और हम लोगों के भी अच्छा है कि हम कुछ और साल अंदर रहें, ताकि हमारे 10 साल ऐसे ही हम अंदर जाकर। और मैं आपको आज विश्वास से कहना चाहता हूं, जब इसका ट्रायल होगा, अगर होगा, तो ये सब बरी होंगे। ये साजिश आपके सामने आ जाएगी। 53 लोग मारे गए, उसमें से 2/3 तो एक कम्युनिटी के थे, ठीक है ना। और जो मंत्री लोग और जो भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण, उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई शुरू हुई। और जिस जज ने कहा कि उनके ऊपर आप FIR क्यों नहीं कर रहे, उसने तबादला कर दिया। ये तो सूरत हाल है जुडिशरी का और सरकार का। तो कहां कोई जाए तो क्या उम्मीद रखे। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो हमारे राजनीतिक दल है ना, ये भी इन्हें मुद्दे नहीं उठाते, क्योंकि समझते हैं कि इनको शायद राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। तो कहां जा रहा है हमारा लोकतंत्र? सही बात हम करेंगे नहीं, गलत बात हो रही है, सरेआम गलत बात हो रही है, आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? और हमारे वकील लोग भी चुप हैं, मिडिल क्लास के लोग भी चुप हैं, सोसाइटी भी चुप है। और एक जज साहब कहते हैं कि हमारी वजह से इनको बेल नहीं मिली। रियलिटी तो ये है, मैं आपको सच बात बताऊं कि अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का के वो है प्रोसीजर है कि जिस जज के आगे लगे, पहले जज के आगे थे जस्टिस बोपन्ना एंड हेमा कोहली, ठीक है ना,
वो मैटर हेमा कोहली के पास जाना चाहिए था। कि उसके बाद थे जस्टिस बोपन्ना एंड सुंदरेश। सुंदरेश के पास के जा सकता था, वैसे तो हेमा कोहली के पास जाना चाहिए था। फिर बोपन्ना एंड बेला त्रिवेदी, तो गया किसी और जज के पास। तो ये फैसला कौन करता? चीफ जस्टिस साहब, और आरोप हम पे लगता। तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और ऐसा जो हमारे जज साहब बैठे हुए हैं हाई कोर्ट्स में, हमारे हिसाब से ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई देश के प्रति भावना रखेगा कि देश की अखंडता पे आक्रमण करेगा, तो हम देश के साथ खड़े रहेंगे, इन लोगों के साथ नहीं। लेकिन बेकसूरों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि सीएए का विरोध हुआ, चक्का जाम हुआ, जाफराबाद में हुआ। और एक बात और आपको बता दूं, ये सारी जो हो रहा था उस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, इसकी सारी वीडियोग्राफी पुलिस के पास है, हर चीज की वीडियोग्राफी। और जो आरोपी हैं वो मांग रहे हैं कि सारी वीडियोग्राफी हमें दो और कोर्ट में रखो और सबको दिखाओ, पता चल जाएगा किसने हिंसा की और किसने नहीं की। जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो बात नहीं मान रही कि हम नहीं दिखाएंगे वीडियोग्राफी, तो लोगों को आप हिरासत में रखे रहोगे। लेकिन फिर भी जिंदगी उम्मीद पे कायम है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें मालूम है कि हमारी सुनवाई होगी, मालूम है कि हमारी सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। So the case which has been filed against these people, basically they are saying that it's a larger conspiracy which was being planned out at that point in time, and that is the only reason why UAPA has been used against. तो क्या लार्जर कंस्पिरेसी थी? इनका क्या योगदान था? इन्होंने क्या किया है कि इनके पास कोई ऐसे बयान तो है नहीं। इन्होंने किसी प्रोटेक्टेड बिजनेसेस के विटनेस बयान दिए 164 में मैजिस्ट्रेट के सामने। वो कहते हैं वो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, उनके बयान हम आपको दिखाएंगे नहीं। तो उनके बयान आप दिखाओगे नहीं तो हम कैसे बहस करेंगे? और कोर्ट कहेगी नहीं आपको नहीं दिखाते, तो हम बहस कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चार्जशीट फाइल होती है ये केवल एक एजेंसी की का ओपिनियन है, ये कोई प्रूफ की चीज नहीं है। तो आप अगर चार्जशीट को प्रूफ मानने लगो तो फिर तो किसी को बेल मिलेगी ही नहीं। सर, जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात चल रही थी, अलाउद्दीन की जो स्पीच दी गई, तो तब ये वही बात बोली गई कोर्ट की जांच एजेंसी के द्वारा कि उन्होंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, कुछ तो बताइए ना व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, पढ़ लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। ये व्हाट्सएप ग्रुप की ज्यादा बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड विटनेसेस की, जो बयान है जो किसी को बताते नहीं है, समझे ना? तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो कुछ है ही नहीं। आप खुद देख लीजिए, बता दीजिए मुझे, आपके पास है वो व्हाट्सएप ग्रुप? उन्होंने कुछ पैम्फलेट्स वगैरह के बारे में बताया कि आपको दिखाया उन्होंने कोर्ट में? हाँ, तो क्या पैम्फलेट्स में लिखा है इनसे की बात? कोई ऐसी बात ही नहीं है भाई। प्रोटेस्ट तो मेरा संवैधानिक हक है, हर नागरिक का संवैधानिक हक है। तो इसका ये तो नहीं कि हम यूएपीए में हमें अंदर करेंगे। योगेंद्र यादव ने आज कहा अपनी इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि मैंने भी ये बात कही थी, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे भी अंदर होना चाहिए था। आरोप जो है सर वो ये कि व्हाट्सएप ग्रुप और पैम्फलेट्स को ना डेंसली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज में महाराष्ट्र में बांटा गया, जिससे जो प्रोटेस्ट होता है उससे एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ होता है। तो कौन सी एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ हुई? कौन सी बताइए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल पूछा ना, आप बताइए कौन सी हो जाती हुई? तो नहीं ना। किसने कहा कि ये बात? उमर खालिद ने कही कि एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ करो। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करो और महात्मा गांधी के रास्ते पे चलो, अहिंसा के आधार पे
आप प्रोटेस्ट करो। तो फिर क्या आप कह रहे हो? बात मुद्दे की कीजिए। एडजर्नमेंट 27 बार कहा जा रहा है, 2 बार आपने मांगी है। 27 बार नहीं, 7 बार। सात So, आप भी मतलब बड़ा चढ़ा के 7 को 27 न कर लो। So I'm from India today, so I have 2 questions. One, Minister Kiran Rijiju has been putting out some videos of Shajil as well as Umar Khalid, stating that he was talking about removing or disconnecting Assam from the entire country. So how can parties like the Congress Party? So that, I mean, what Kiran Rijiju says, then proceed against him for that. We're on the Delhi riots, no? Then why are you talking about Assam? Is there another case there? He's put these videos out saying. Well, I don't know what these, you believe the videos that you put up that Karachi is captured, which India Today puts up. No, sir. No, I want to know from you. Sir, No, I want to know from you. I'm telling So you. you believe all the videos that you yourself put up, your channel put up? So I'm telling you my question. I don't have to answer your questions. Come on. So the Yes. other question is that. I don't want to answer your question. These kind of questions I need not answer. So there is Khalid Sethi and Gulfisha. One second, madam, stop this. Okay? If you have evidence, tell me now. Don't talk about what others said, what Kiran Rijiju said. I am saying that this is all false. So you believe me or no? Or you believe Kiran Rijiju? As a journalist, who will you believe? Do some investigation, madam. Your job is not to just put out things. Your job is to investigate. Okay? Thank you. So one question on GST. GST. So now the finance minister has made an announcement for the revamp in the GST rates. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi has also stated that it is a big relief and a Diwali bonanza which is being given to It's because the elections are on, no? And the bonanza has to be given. Right? But what impact it has on the economy, I'm very worried. Because if you bring down everything to 5%, what's going to be your revenue loss in the process? And which are the states that will be impacted? In fact, I am told that when the matter came before the GST, they never told the states as to how much revenue loss they would suffer. This is not a reform. This is again hoping to exploit the situation and get political advantage out of it. I'm very happy for the consumer. I mean, I support it. I'm happy for the consumer that he is going to have to pay less for the goods that he buys. But it has a huge economic impact. And even I believe on the tobacco and gutka, those items have been put under suspension. Right? So therefore, they are not going to be hurt also. There also the revenue is not going to come. So I'm afraid that in this country now, politics is the basis of all decision making, whether in the area of economics, or in the area of law, or in the area of use of investigating agencies to persecute people. That's the politics of today. Thank you. Thank you. आज चर्चा करेंगे हम कि जुडिशरी का सूरत हाल क्या है और अब वक्त आ गया है जुडिशरी को दिखाने का कि आपका सूरत हाल क्या है। उनको हम आईने से दिखाएंगे। आपको मालूम है कि उमर खालिद की जो बेल पिटीशन थी वो अभी बर्खास्त हो गई हाई कोर्ट से और उमर खालिद 4 साल 11 महीने 15 दिन हिरासत में रहा और अभी वक्त और लगेगा। लगभग 2 अपील फाइल की गई है 2022 में और 2025 में खारिज हो गई। एक SLP फाइल की गई 2023 में, उसको वकीलों ने विड्रॉ कर लिया 2024 को।
अब आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि कोई भी बेल एप्लीकेशन हो उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। तो आपको मालूम है कई ऐसे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो हम देखते हैं कि ये जो मापदंड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उमर खालिद और बाकी लोगों को भी लागू रहा? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो पहली अपील हाई कोर्ट में आई जब इंटरिम बेल उमर खालिद की खारिज हुई, वो क्रिमिनल अपील 173 ऑफ 2022 थी। उसकी 28 हियरिंग्स हुई, 28 हियरिंग्स हाई कोर्ट में हुई, 180 दिन लगे। जो सुनवाई तुरंत होनी चाहिए, उमर खालिद के केस में 180 दिन लगे। 21 अप्रैल 2022 में फाइल हुई और 18 अक्टूबर 2022 में खारिज हुई। तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। वो कहानी जो सुप्रीम कोर्ट में हुई मैं बाद में बताऊंगा। इस बीच जब हमने विड्रॉ किया तो हमने कहा कि हम वापस ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। फिर एक क्रिमिनल अपील फाइल हुई 613 ऑफ 2024, फिर वो हाई कोर्ट में आई। उसको 407 दिन लगे सुनवाई करने में और खारिज होने में। और ताज्जुब की बात यह है कि पहले वो एक डीबी पे आई, मैं जजेस का नाम नहीं लेना चाहता, वो उसकी सुनवाई शुरू हुई 22 जुलाई 2024 को और 9 जुलाई 2025 को सुनवाई खत्म होकर ऑर्डर रिजर्व हो गया, लेकिन फैसला नहीं आया।